एक इम्पॉर्टेंट सीबीटी टेक्निक आपको बताऊंगा जो कि ओवर थिंकिंग को कम करने में हेल्प करती है, खासकर कि तब जब आप बहुत ज़्यादा रूमिनेटिव थिंकिंग में इंगेज हो गए हैं, आप बिल्कुल भी अपने थॉट से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं या किसी भी तरीके का सिम्टम है जो कि आप पर हावी हो गया है, तो उससे उस समय बचने के लिए और उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी एक कॉग्निटिव थेरेपी की टेक्निक आपको बताऊंगा। बहुत कॉमनली ये टेक्निक रिकमेंड की जाती है, बहुत ही सिंपल है, 5 स्टेप्स में पूरी हो जाती है। किसी के लिए भी इसको सीखना बड़ा आसान है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। आप कह सकते हैं कि पूरा कॉग्निटिव थेरेपी नटशेल में, निचोड़ में इस टेक्निक में शामिल है, इसमें उसके बारे में बात की गई है। तो इस टेक्निक को सीखना सबके लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको ये टेक्निक सीखनी चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह का मेंटल सिम्टम को कम किया जा सकता है, चाहे वो डिप्रेशन से रिलेटेड हो, एंजाइटी, एंगर, ओसीडी या बाइपोलर के सिम्टम्स हो। किसी भी तरह के डिसऑर्डर में या सिम्टम में ये टेक्निक हेल्प करती है। टेक्निक का नाम है स्टॉप टेक्निक। स्टॉप मतलब रुकना, पर यहां पर थोड़ा सा झोल है कि स्टॉप के अंदर डबल पी है। 5 स्टेप्स की टेक्निक है, STOPP। तो स्टॉप जो है वो एक एब्रीविएशन है, मतलब टेक्निक को शॉर्ट में स्टॉप टेक्निक कहेंगे। 5 स्टेप्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करेंगे S के बारे में, और S का मतलब यहां पर स्टॉप ही है, रोक दो, रुक जाओ, खुद को रोको, कुछ ऐसा इसमें किया जाता है। जब आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, आप बहुत ज्यादा अपने रूमिनेटिव थिंकिंग में, ऑब्सेसिव थिंकिंग में उलझ गए हैं, अक्सर क्या होता है, ये जो रूमिनेटिव थिंकिंग होती है ये बहुत ही ऑटोमेटिक होती है, आपको पता भी नहीं चलता, आप लॉस्ट हो जाते हो अपने विचारों में। आपको आपके विचार बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनमें सोचना, उनमें विचार करना आपको जरूरी लगता है। इररेजिस्टिबल हो जाते हैं ये थॉट्स, और अगर ये थॉट्स बहुत नेगेटिव हों तो आप उनमें स्टक हो जाते हो, वहां से बाहर नहीं आ पाते हो, और इतना ज्यादा आप अपने सोच विचार में उलझ जाते हो कि आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। और ये जो ओवर थिंकिंग होती है ये 3-4 तरह की होती है। या तो आप अपने पास्ट के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो, आपके कुछ फेलियर्स हैं पास्ट में, चाहे रीसेंट पास्ट हो या कोई बहुत पुराना पास्ट हो, उसमें कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हो। आप क्या कर सकते थे, कैसे उस सिचुएशन में कुछ बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते थे, क्या ठीक किया जा सकता था, आपकी क्या गलती थी, क्या आप ना करते तो शायद वो सिचुएशन बच जाती। इस तरह के बहुत सी चीजें पास्ट के बारे में सोचोगे, तो ऐसे में आप बहुत बुरा, बहुत ही उदास महसूस करोगे। तो इस तरह की थिंकिंग को रूमिनेशन कहते हैं। वहीं आप फ्यूचर के बारे में भी सोच सोच के परेशान हो जाते हो कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कुछ बुरा हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, ऐसी सिचुएशन के लिए मुझे कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, मैं क्या बोलूंगा या मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कुछ इस तरह के फ्यूचर के कुछ इंसिडेंट सोच सोच के आप अपने को बहुत ज्यादा ओवरथिंक कराते हो। आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में एक्सप्लोर करने लगते हो, और इनमें से ज्यादातर पॉसिबिलिटीज नेगेटिव होती हैं। तो ऐसे में आप वर्स्ट केस सिनेरियोज सोचने लगते हो, बुरे से बुरी चीज आपको सोचने में आ जाती है, लगता है कि जो सबसे बुरा है वही होगा आपके साथ। इसे कहा जाता है वरी या वरिंग कहा जाता है, मतलब आप चिंता कर रहे हो। फिर आती है ऑब्सेसिव थिंकिंग, जिसके अंदर आप एक ही थॉट को बार बार रिपीट कर करके सोच रहे हो, एक ही थॉट पर अटक गए हो, उसको बार बार सोच सोच के आपको सेटिस्फेक्शन लेना है। मन में कोई थॉट आ रही है, उसको मन से हटाना चाहते हो, वो हट नहीं रही है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास लेते हो, अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, कोई और चीजों पर बार बार रिपीट मैनर में सोचने लगते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, एक ही थीम पर जा जाके बार बार, एंजॉयमेंट के लिए भी हो सकता है कि आप बार बार सोचो। तो कई तरह से आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो किसी टॉपिक, किसी इशू को लेकर, तो ये ऑब्सेसिव थिंकिंग होती है। अब जब आप इनमें सोचते रहते हो तो आप इतने उलझ जाते हो, इतने परेशान हो जाते हो कि कई बार आप अपना ध्यान वहां से हटा नहीं पाते। तो ऐसे में सबसे पहला स्टेप यूजफुल होता है, जिसे कहते हैं कि स्टॉप। खुद को रोकने के लिए कमांड देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है। आप सिंपल भी अपने को स्टॉप कह सकते हो, खुद को एक तरह का रिमाइंडर देना है, याद दिलाना है कि अरे इसमें मैं उलझ चुका हूं, ऑटोमेटिक हो चुका है, मुझे पता ही नहीं चला, मैं खो गया अपने ख्यालों में, मुझे अपने को पहले रोकना है। जरूरी है कि जब आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर रहे हो तो बीच में किसी एक पॉइंट पर आपको खुद को याद दिलाना है कि मुझे आप इसको रोकना है, और उसके लिए आप जोर से, मतलब कि दबाव देकर, खुद को बड़े प्रेशर से सीधे तौर पे इंस्ट्रक्ट करोगे, स्टॉप, रुक जाओ, रुको। कुछ इस तरह से आप खुद को या तो बोल सकते हो इस तरह की टोन में, या सिंपली बस आप अपने मन में इस चीज को दोहरा सकते हो, कह सकते हो।
बस आपको किसी तरह से खुद को एकदम उससे बाहर निकालने के लिए एक शॉक देना है, खुद को एक झटका देना है, ताकि वो थिंकिंग आपकी रुके, कुछ देर के लिए शांत हो जाए और आपको रियलाइजेशन हो कि मुझे उसको रोकना है, मुझे उससे अब बाहर आना है, मुझे उसके चंगुल से, ट्रैप से अपने को बाहर निकालना है। जब आप रोकते हो खुद को, एक्चुअल में आप एक पॉज ले रहे हो। वैसे तो आप पूरा जो थिंकिंग प्रोसेस है आप उसको दबा रहे हो, रोक रहे हो, ये बात तो ठीक है, पर साथ ही आप अपने को एक पॉज दे रहे हो। तो आपको पॉज देना है क्योंकि अब आपको इन विचारों के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव चाहिए होगा, एक नया तरह का नजरिया चाहिए होगा। आपको एक स्पेस क्रिएट करना है जिसमें कि आप फ्री माइंड से सोच सकें, अपने मन में कुछ बेहतर पॉजिटिव ख्याल ला सकें। ये पॉजिटिव ख्याल, पॉजिटिव एफर्मेशंस नहीं है, आगे बताता हूं कि क्या सोचना होता है। पर जब आप ये पॉज लेते हो, जब आप अपने को रोक कर एक सेकंड के लिए अपने को डिस्टेंस पे रखते हो, मतलब विचारों से अपना एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनाते हो, तब आप वहां पर एक अवेयरनेस लाते हो, एक जागरूकता लाते हो कि अब कुछ अलग करना पड़ेगा। अब इसको रोकने के बाद इस थिंकिंग प्रोसेस के बारे में कुछ अलग तरह का नजरिया अपनाना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप इसमें आता है टी मतलब टेक अ डीप ब्रेथ। जैसे ही आप खुद को रोकते हो, खुद को शांत करते हो, तो आप एक लंबा सांस लेते हो और लंबा सांस छोड़ते हो। लंबा सांस लिया, लंबा सांस छोड़ा, अपने को थोड़ा रिलैक्स होने का मौका दिया। यहां पर अब आप प्रिपेयर हो रहे हो कि अच्छा अब मुझे कुछ अलग करना है। स्टॉप बोलने के बाद आपको सिर्फ एक रिमाइंडर मिला, आपको सिर्फ एक झटका मिला। डीप ब्रेथ लेने के बाद अब आप खुद को तैयार करते हो, क्योंकि अब आप रिलैक्स करने के लिए खुद को एक मौका देते हो। फिर तीसरा स्टेप आता है ओ मतलब ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब कि आप देखें, मतलब कि आंखों से नहीं, मन की आंखों से ऑब्जर्व करें कि आपको क्या विचार आ रहे हैं, किस तरह के विचार हैं, किस तरह से विचारों की श्रृंखला, एक चेन चल रही है। ध्यान रखें कि आप कह सकते हैं खुद को कि मैं तो शुरू से जानता हूं कि मैं क्या विचार सोच रहा हूं, यहां उसकी बात नहीं हो रही। जब आप विचारों में उलझ जाते हैं तो एक्चुअल में आप देख नहीं पाते कि आप क्या और क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने बिलीव्स, अपने इमोशन से खुद को घेर लेते हैं। आपके नेगेटिव बिलीव्स, आपकी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में एक ट्रैप क्रिएट कर देती हैं, जिससे आप खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। तो यहां सबसे पहला स्टेप ही यही है कि खुद को बाहर निकालकर खुद को पहले ऑब्जर्व करने की आदत बनानी है। खुद को ऑब्जर्व करना मतलब आप अपने थॉट्स को, इमोशंस को, बॉडीली सेंसेशंस को, कई चीजों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देखें कि आप किस टॉपिक पर ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, वो जो माइंड में जो इशू चल रहा है वो क्या है। आपको जानना है, आपको रियलाइज करना है, आपको उसकी एक पहचान करनी है। फर्दर कुछ सोचना नहीं है, कुछ मन में विचार नहीं लाने हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आप खुद को डिस्क्राइब कर सकते हो, बोल सकते हो कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पर आपको अपने मन में चल रहे विचारों की पूरी जो श्रृंखला है, पूरा जो कलेक्टिवली जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसको बस देखना है कि आपने क्या सोचा। फिर आप ये भी देखें कि मन में जो इश्यूज चल रहे हैं, किस तरह से आप उनको रिएक्ट कर रहे हो। क्या आपने जो सोचा वो केवल एक इंसिडेंट, एक एक्चुअल इवेंट था, और क्या आपने अपने तरफ से प्रतिक्रिया दी, आपने क्या रिएक्शन दिया, आपने जजमेंट क्या दिया, आप ये सोचते हो। साथ ही आप देखते हो कि आपके मन में फीलिंग्स क्या आ रही हैं, कौन से विचारों से कैसी फीलिंग्स अराइज करी माइंड में। क्या आपको एंजाइटी हुई, क्या आपको डर लगा, क्या आपको किसी तरह की हेजिटेशन, हिचक हुई, क्या आप शर्मिंदा महसूस किए, क्या आपको गुस्सा आया, क्या आपको एक्साइटमेंट हुई। आपको ये फीलिंग्स नोटिस करनी है। इसी के साथ आपको अपने बॉडी की सेंसेशंस नोटिस करनी है। आप पाएंगे कि पूरे थॉट प्रोसेस में जब आप ओवरथिंक कर रहे थे, आपके बॉडी में अलग अलग सेंसेशंस आ रही थी। कभी आपका दिल तेजी से धड़क रहा था, कभी आपका मुंह सूख रहा था, कभी आपको घबराहट महसूस हो रही थी छाती में, कभी पेट में कुछ होता हुआ महसूस होगा, कभी मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस होगी, कभी चेहरा आपको बहुत ही लाल होता हुआ, गर्म होता हुआ महसूस होगा। कुछ ना कुछ फिजिकल सेंसेशंस आप नोटिस करोगे। तो यहां तीसरे स्टेप पर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अब आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप मतलब पुट इन अ पर्सपेक्टिव, एक नजरिया रखो, एक नया व्यू पॉइंट देखो। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, वो एक तरह की सीक्वेंस में या एक तरह के विचार आ रहे हैं। कुछ तो उसका कंटेंट है, कुछ तो आप उसमें देखने की, बिलीव करने की कोशिश कर रहे हो। इस बार आपको पुल बैक करना है और एक पर्सपेक्टिव लाना है। अब एक नए तरह से उसी घटना या उसी सिचुएशन पर सोचने का प्रयास करना है। आप कहोगे कि इस पूरी सिचुएशन की एक बिगर पिक्चर क्या है, ओवरऑल आप सोच क्यों रहे हो इस बारे में, ओवरऑल ये सब आपके लिए मायने क्यों रखता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो। एक हेलीकॉप्टर व्यू लो। हेलीकॉप्टर व्यू मतलब, या जिसे ड्रोन व्यू कह सकते हैं, या इसे बर्ड्स आई व्यू भी कहते हैं। मतलब कि एक हेलीकॉप्टर जो कि ऊपर उड़ता है, वो धरती को कैसे देखता है।
हेलीकॉप्टर के लिए या ड्रोन के लिए बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, एक बहुत बड़ी सिटी या एक शहर छोटा सा दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर होने की वजह से वो एक छोटे छोटे इलाके पर नजर नहीं डालता, वो एक बहुत बड़े इलाके पर नजर डालता है। ऐसा नहीं है कि वो एक पेड़ पर नजर डाल रहा होगा, वो पेड़ के इर्द गिर्द कितना बड़ा जंगल है या कोई पार्क है, वहां पर सड़क है, उस पर भी नजर डालेगा। उसके आसपास मकान बने हैं, वहां लोग हैं, गाड़ियां हैं, सड़कें हैं, इमारतें हैं, कोई नदी है या कोई तालाब है, कोई जानवर है, हर चीज पर नजर डालेगा वो ऊपर से हेलीकॉप्टर या ड्रोन। तो उसको एक बड़ा नजरिया दिखाई दे रहा है, वो बाहर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, और उसको एक बड़ा नजरिया पूरी सिचुएशन का दिखाई दे रहा है। तो वो इन अ नटशेल एक निचोड़ में चीज को देख सकता है। तो आप पूरी सिचुएशन का एक निचोड़ निकालने की कोशिश करें। तो यहां पर आएगा कि अच्छा, इस सिचुएशन को कोई और तरीका क्या है देखने का, एक नया नजरिया क्या हो सकता है। इस सिचुएशन को अगर मैं ऐसा ना फील करूं या ऐसा ना सोचूं तो और नया नजरिया क्या होगा। ये दूसरा व्यक्ति जिसने कुछ ऐसा बिहेव किया या कहा, तो मुझे लग रहा है कि इसने कुछ बुरी बात कही, पर इसका कोई और मीनिंग भी हो सकता है। अगर ये सिचुएशन किसी और को एक्सपीरियंस में आ रही होती, जैसे कि मेरे किसी दोस्त को या फैमिली मेंबर को, तब मैं उसे क्या एडवाइस देता। कई बार लोग किसी इर्रेशनल चीजों पर बार बार सोचते रहते हैं, एक ही चीज की एश्योरेंस लेते रहते हैं, तो उनके पास आंसर होते भी हैं, दूसरे लोग उनको आंसर या सॉल्यूशन देते भी हैं, पर वो उस सॉल्यूशन पर बिलीव नहीं करते। पर वही अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो उसको शायद वही जवाब देते। तो वो देखें कि दूसरे को मैं ऐसी सिचुएशन में क्या जवाब दूंगा, क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, मुझे भी उसी एक्सप्लेनेशन में बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जो मैं दूसरे को बता सकता हूं वो मैं खुद पर भी अप्लाई कर सकता हूं, या जो चीज मेरे पास दूसरे को बताने के लिए है, आफ्टर ऑल मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरे लॉजिक के हिसाब से वही सही है। इसी के अलावा आप ये सोच सकते हैं कि मेरा कोई भरोसेमंद दोस्त या कोई विश्वसनीय फैमिली मेंबर या कोई भी जान पहचान का व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या कहता। कई बार हम अकेले में सोचते हैं, मन बहुत ही ज्यादा विचलित और परेशान हो जाता है, हमारे को समझ में नहीं आता कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। तो ऐसे में हमें यह सोचना चाहिए कि अगर मेरा कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड होता या मेरा कोई ऐसा मेंटर होता तो वो मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या सजेशन देता, क्या मार्गदर्शन देता। वो सोचने से भी हमारे को काफी क्लैरिटी आती है और हम अपनी सिचुएशन में उलझने से खुद को रोक सकते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि ये जो मेरे विचार हैं, क्या ये फैक्ट है या ये बस एक ओपिनियन है, बस एक नजरिया है, क्या ये रियलिटी है या बस ये मेरी इमेजिनेशन है या मेरा एक एजम्पशन है, केवल एक अनुमान है। क्या सच में ऐसा हुआ है या हो सकता है, क्या सच में इसकी कोई संभावना है, या बस ये मेरा एक मनगढ़ंत विचार है जिसके बारे में मैं सोच सोच के चिंतित हो रहा हूं। इस सिचुएशन के या इस बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या बस ये एक हजारों में से एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में एक फर्क होता है। प्रोबेबिलिटी है कि 100 में से कितने % चांस है कि ये चीज होगी। मान लीजिए आप कहें कि कोई घटना के होने के 100 में से केवल 20% चांस हैं, तो आप उसके बारे में चिंता करना छोड़ सकते हैं। या 100 में से केवल 1% चांस है, जिन्हें ओसीडी होगा, जिनको हेल्थ एंजाइटी होगी, उनको तो ऐसा लगेगा कि उनको बीमारी होने का पूरा 100% चांस है। पर एक्चुअल में अगर देखें तो शायद जो प्रोबेबिलिटी है वो ये बताती है कि 100 में से किसी 1 या 2 को ही ये बीमारी होती है। तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का मतलब है कि अगर लाख में से भी किसी एक को हो रहा है तो होने के चांस तो है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो एक ओसीडी या कोई एंजाइटी का पेशेंट उस पॉसिबिलिटी पे फोकस करता है जिसकी वजह से नेगेटिव हो जाता है, जबकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितने % चांस है, वास्तविक तौर पर रियलिस्टिक मैनर में कितना % चांस है कि आपको ये बीमारी या कोई कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के फर्क को करना है। फिर इस सिचुएशन में मैं कुछ एजम्पशन या अपने मनगढ़ंत विचार ला रहा हूं, इसकी सबसे रियलिस्टिक, सबसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, सबसे बेस्ट अवेलेबल एक्सप्लेनेशन क्या होगी जो कि मैं या कोई और व्यक्ति सोचेगा, मैं वो सोच सकता हूं। या इसी सिचुएशन में कोई और व्यक्ति क्या सोचेगा या ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, हमें वो दिमाग में लाना चाहिए। क्योंकि हम ये तो समझते हैं कि हमारा मन नेगेटिव सोच सोच के इररेशनल थिंकिंग ला रहा है, पर हमें ये भी पता होता है कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल या रैशनल हैं। तो ऐसे में बाकी लोग क्या कहते या सोचते, बाकी लोगों का नजरिया या एक्शन क्या होता। क्योंकि किसी भी सिचुएशन पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया इररेशनल होगी, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया बहुत रैशनल होगी। और यही एक अच्छी बात है कि क्यों हम सभी लोग बहुत अलग होते हैं। अलग होने की वजह से कोई भी सिचुएशन को देखने का तरीका सब लोगों का एक जैसा नहीं होता। तो हमारे लिए यह समझना बहुत आसान है कि अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूं या इररेशनली सोच रहा हूं तो मैं सहारा ले सकता हूं दूसरे लोगों के ओपिनियन या व्यू पॉइंट का, जो कि शायद मुझसे ज्यादा रैशनल है। तो दूसरों का ओपिनियन हमेशा मन में लाना चाहिए या नजरिया मन में क्रिएट करना चाहिए कि ज्यादातर लोग वास्तविक तौर पर कैसा सोचते हैं। और हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो होता ही है। नहीं है आइडिया तो पूछा जा सकता है।
फिर नेक्स्ट इसमें हम ये सोचेंगे कि ये चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है अभी, या आज से आने वाले 2 दिन या 6 दिन में ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, ये टॉपिक मेरे लाइफ में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, कितनी बड़ी इसकी कोई जगह है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग बहुत बेतुकी चीज पर सोचते हैं, छोटी बड़ी हर तरह की परेशानी पर इक्वल माइंड लगाते हैं, किसी भी तरह की छोटी या बड़ी सिचुएशन पर एक बराबर सोचते हैं, उतनी ही चिंता करते हैं किसी बड़े इशू पर भी और छोटे इशू पर भी। और वो जानते हैं कि ये बेवजह की प्रॉब्लम्स हैं, इनमें कुछ मतलब नहीं है सोचने का, फालतू के छोटे बड़े इश्यूज हैं, इसमें से मुझे ध्यान हटा देना चाहिए, पर ध्यान तो हटता नहीं। तो उस समय वो जितनी इंपॉर्टेंट लग सकती है, एक्चुअल में उसकी इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में ना के बराबर होती है। तो वो सोच सकते हैं कि आज से 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, या मे बी 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, या 1 महीने बाद, या 6 महीने बाद ये चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। इस तरह से वो एक अलग नजरिया ले सकते हैं अपनी उस इशू को लेकर। तो इस तरह से अपने को एक नया पर्सपेक्टिव देने के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, जिससे कि आप अपने मन में चलने वाली उस नेगेटिविटी को लेकर एक नया नजरिया ला पाए। और फाइनली आपको बस ये सोचना है कि ठीक है, जो भी मन में चल रहा है निकल जाएगा, थोड़ी देर बाद समय बीत जाएगा तो सब बढ़िया हो ही जाएगा। माइंड में ये जो चीज़ें इतनी ऑक्यूपाई कर रही हैं, ये आज कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, कुछ दिन के बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, सब चीज़ें ठीक ठाक हो ही जाएंगी। लास्ट स्टेप, लास्ट पी आता है प्रैक्टिस व्हाट वर्क्स। प्रैक्टिस करो जो भी काम कर जाए आपके लिए। इतने सारे मैंने तरीके बताए, इतने सारे डिफरेंट वेज हैं सोचने के, अपने को एक्सप्लोर करने के, अपने मन को, अपने विचारों को टटोलने के और एक नया नजरिया लाने के। अब इसमें से जो भी चीज काम करती है उसको बार बार प्रैक्टिस में लाओ और बार बार उस पर काम करके अपने को स्किल्ड बनाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ। क्योंकि ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं या ऐसा कुछ सोचने का तरीका है जो कि आप पर हर सिचुएशन में काम कर सकता है। इसलिए उसको एक ढाल बनाओ और उसको एक सहारा लेकर अपनी बार बार मदद करो अलग अलग नई नई सिचुएशंस में। दोबारा से एंजाइटी होगी, दोबारा से डिप्रेस फील करोगे, तो वही टेक्निक, वही मेथड आप बार बार यूज कर सकते हो। तो एक तो आपने वो जो नजरिया जो कि पिछले स्टेप में डेवलप किया था उसको आप आदत में ला सकते हो। साथ ही आपको कई और दूसरे तरीके भी ढूंढने हैं जिससे कि आप अपने को ओवर थिंकिंग के ट्रैप से बाहर निकाल पाओ। क्योंकि सारी सिचुएशंस बहुत डायनामिक होती हैं, रोज रोज बदलती रहती हैं सिचुएशंस, इसलिए इस सिचुएशन में जो चीज काम करेगी वो किसी दूसरी सिचुएशन में काम नहीं करेगी। आज जो आपके मन में जो दुविधा है वो शायद अगले हफ्ते नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में एक तरीका काम करेगा, अगली सिचुएशन में दूसरा तरीका काम करेगा। तो देखें कि अभी इस टाइम क्या जरूरी है, क्या बेस्ट है जो आपके लिए हेल्प कर सकता है, वो चीज को समझना और उस चीज को अप्लाई करना आपके लिए जरूरी होगा। कभी वो ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हो सकती है, कभी वो अपने थॉट को चेंज करने का कोई एक्सरसाइज हो सकती है, कभी आपको जस्ट खुद को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, कभी आपको किसी से बात करनी पड़ सकती है, कभी आपको वो बर्ड्स आई व्यू या हेलीकॉप्टर व्यू लेना पड़ेगा। कई सारी चीजें किसी ना किसी सिचुएशन में काम करती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो जो भी आप पर काम करे उसको अपना लो। आपको ये भी देखना है कि इस सिचुएशन में ऐसा क्या है जो कि मेरी वैल्यूज और मेरे कुछ पॉजिटिव बिलीव्स के साथ अलाइन करता है, मतलब उससे मैच करता है, वो आपको करना है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप जो भी सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं या आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया, हो सकता है कि आप उसके लिए तैयार ना हो, आप उसके लिए खुद को अलाउ ना कर पाए। तो आपको वही सॉल्यूशंस अपनाने हैं जो कि आपके वैल्यूज के हिसाब से हैं, आप जिन चीजों को अहमियत देते हैं। अब वैल्यूज का मतलब सिर्फ मोरल वैल्यूज नहीं होता। जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपके लाइफ को कोई मीनिंग देती है, जो चीज आपको करना या सोचना पसंद है, यहां उसकी बात हो रही है। तो आपको देखना है कि क्या चीज एप्रोप्रिएट है और क्या चीज इफेक्टिव है आपके लिए, वही आपको करना है। जो भी बिल्कुल इफेक्टिवली आपको हेल्प करे, जिसका सबसे अच्छा असर आए। तो ऐसे में जो भी आप कर रहे होंगे वो अपने में सही होगा। तो ये नहीं सोचना कि मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि उस समय उस सिचुएशन में आपने जो भी सोचा, विचारा और जिस भी तरह से डिसीजन लिया वो अपने में बेस्ट है। आप देखोगे कि उसके रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको और अच्छा लगेगा, आप दोबारा उसको करने के लिए मोटिवेट होवोगे। तो इस तरह से सॉल्यूशंस आप अपने एक्सप्लोर कर सकते हो, नए सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो और सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग चीजें अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आप चाहें तो अपनी एक टूल किट बना सकते हैं। आपके पास हमेशा ऐसे तरीके लिखे होने चाहिए या आपके मन में रहने चाहिए कि अलग अलग टाइम पर, अलग अलग सिचुएशंस में और अलग अलग सिम्टम्स के मामले में आपको कौन सी चीज सबसे बेस्ट काम करती है। सुनते आप बहुत चीजें हो यूट्यूब पर, किताबों में पढ़ लिया होगा, गूगल पे पढ़ लिया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चैट जीपीटी पर देख लोगे, दूसरों से सुन लिया होगा, किसी डॉक्टर ने बताया होगा, घर वालों ने बताया होगा, थेरेपिस्ट ने बताया होगा, बातें बहुत सारी सुनने को मिलती हैं। पर आपको अपना खुद का एक टूल किट तैयार करना पड़ता है जो कि आपको मदद करेगा उन सिचुएशंस में जब आप उन समस्याओं से जूझ रहे हो जो कि आपके लिए मायने रखती हैं।
तो इस तरह से आप ये स्टॉप टेक्निक को यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इसमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में करीब करीब सब कुछ कवर हुआ है। आपकी पूरी एक अप्रोच है, पूरा एक एटीट्यूड है जिसे आप सीखते हैं, जिसको आप इंप्लीमेंट करना लर्न करते हैं, जो कि आपके क्राइसिस की सिचुएशन में, डिफिकल्ट टाइम में और आसान टाइम में भी आपको मदद देगी। आपको अपने विचार, अपनी जो थिंकिंग है, बिलीफ्स है, उसको बदलने में हेल्प मिलेगी। तो स्टॉप में क्या क्या आता है? सबसे पहले स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, अपने को बोलो स्टॉप, रुकना है, नहीं सोचना, बस शांत, एकदम रिलैक्स, और एक लंबा सांस लो, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, पॉज लो और फिर ऑब्जर्व करो चल क्या रहा है, ये सब मेरे मन में क्या आया, क्यों आया, कहां से आया, क्यों मैं इसमें इतना उलझ गया, क्या ट्रिगर्स थे मेरे, कैसी मैंने रिएक्शंस दी, क्या क्या मैंने सोच लिया, इस सब चीज को ऑब्जर्व करो। फिर उसके बाद उसमें नया पर्सपेक्टिव डालो, देखो कि इसको ऐसे नहीं देखना है, इसको वैसे देखना है, मैंने ये क्यों सोचा, अच्छा ठीक है, इसकी जगह ये भी सोचा जा सकता है, कोई और होता तो क्या सोचता, किसी और को मैं क्या सलाह देता, कोई और मुझे क्या सलाह देता, इस तरह से सोच लेना है। और फिर उसके बाद जो भी आप पर सबसे बेस्ट काम कर जाए, जो भी चीज आप समझ जाओ, सीख जाओ, आपको इनसाइट्स आएंगी आपकी अपनी खुद की, आप खुद अपनी प्रॉब्लम को समझ के आप अपने सॉल्यूशंस जनरेट करोगे, क्योंकि आपके मन में क्या चलता है, वो जो पैटर्न होते हैं वो आप ही समझते हो, वो कोई डॉक्टर भी नहीं समझ सकता। तो इसलिए वो आपको खुद अपने सॉल्यूशंस जनरेट करने हैं और अपने हिसाब से सॉल्यूशंस को मॉडिफाई कर कर जो भी बेस्ट आप पर काम करे उसको आपको लर्न करना है, आदत में लाना है, एक टूल किट बनानी है। ये पूरा अप्रोच होता है, तरीका होता है किसी भी टाइप के मेंटल हेल्थ सिम्टम से बाहर आने का। ट्रैप क्रिएट हो जाता है, जंजाल सा बन जाता है, उससे खुद को बाहर निकालने का, और जो भी ओवर थिंकिंग के जो पूरी जो एक श्रृंखला सी चल पड़ती है विचारों की, जिसमें हम बाहर नहीं आ पाते, मजबूर महसूस करते हैं, उससे बाहर निकालने का ये स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें पूरी की पूरी सीबीटी इंक्लूडेड है, आप ये कह सकते हैं। हाँ, सीबीटी में बीटी ना कहकर मैं कहूंगा कि सिर्फ सीटी है, कॉग्निटिव थेरेपी है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और अच्छे से सीखना है तो आप अपने थेरेपिस्ट से बात करें, इसके बारे में नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, या आगे भी कभी इस टॉपिक पर और वीडियोस बनाऊंगा। चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।